हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंडोशियम के बारे में। एंडोशियम के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। उसके बाद में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जो एंथर है इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है इसको हमने डिस्कस किया। ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर हमने देखा किसके अंदर मिलती है माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये कन्वर्ट होती है किसके अंदर, पोलन सैक में। एंड जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इनके अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर। एंड जो माइक्रोस्पोर से डेवलप होते हैं किसमें, पोलन ग्रेन में। उसके बाद हमने डिस्कस किया एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में। एंथर के अंदर 4 टाइप की वॉल लेयर्स मिलती हैं। सबसे बाहर मिलती है एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन टेपिटम। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर एंड टेपिटम इज इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पे एंथर के डेवलपमेंट के बारे में, किस तरह से जो एंथर है इसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। उसके बाद फिर हमने देखा था इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है इसका जो डेवलपमेंट है, देखिए एक्चुअल में ये स्टार्ट होता है कहाँ से, ये स्टार्ट होता है माइक्रोस्पोर से। हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें क्या होता है, कोई जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या आप बोल सकते हैं क्या, पोलन मदर सेल, बात एक ही है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और उससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है, एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके अंदर जब म्यूसिस होता है उससे बनती हैं क्या, 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से। एंड जो एंथर है, एंथर के अंदर कई सारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं वो डेवलप होती हैं। तो कई सारी जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होंगे मतलब ये है कि कई सारे जो माइक्रोस्पोर है उनका फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी बात ये कि जितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी उनको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, अगर मान लीजिए एंथर के अंदर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है तो माइक्रोस्पोर बनेंगे कितने, ये बनेंगे 400, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये तो थाउजेंड्स के नंबर बनते हैं, 1000 हो सकते हैं, लैक्स में हो सकते हैं, कई हजारों लाखों जो माइक्रोस्पोर है इनका डेवलपमेंट होता है। एंड ये जो माइक्रोस्पोर है इनसे फिर क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इनका जो लेकिन नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। हम बात करें इसमें मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में। देखिए पहले तो क्या होता है, पहले तो होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसमें क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। अब ये जो भी माइक्रोस्पोर है इससे फिर डेवलप होगा क्या, मेल गैमेटोफाइट। तो वो जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी पहली सेल होती है एक्चुअल में ये होती है माइक्रोस्पोर, मतलब जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो मान लेते हैं कि ये तो रहा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर की प्लोडी क्या होती है, एन। क्योंकि माइक्रोस्पोर किससे बनता है, मियोसिस से बनता है। मियोसिस से बनता है तो इसकी प्लोडी कैसी होती है, एन होती है, मतलब ये होता है हैप्लोइड माइक्रोस्पोर। अब देखिए क्या होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है डिवीजन। लेकिन ये जो डिवीजन होता है, ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये होती है कैसी, अनइक्वल। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, एसिमेट्रिक जो स्पिंडल है, एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड तो करता है लेकिन यहाँ पे इक्वल जो डिवीजन है या इक्वल जो कैरियोकाइनेसिस है ये हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस। मतलब जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा लेकिन यहाँ पे 2 न्यूक्लियस जो बनेंगे उनका साइज कैसा होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे होती है क्या, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस। अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस। अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस
कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। आगे हम डिस्कस करेंगे जब सेल डिवीजन की बात करेंगे। जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो पहले क्या होता है? पहले तो डिवाइड होता है क्या? न्यूक्लियस। मतलब पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद में होता है डिवीजन किसका? साइटोप्लाज्म का, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो ये होता है एक तरह से सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है कि पहले क्या होगा? जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, लेकिन ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये कैसा होता है? अनइक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एक तरह से एसिमेट्रिक जो स्पिंडल है उनका फॉर्मेशन होता है। एसिमेट्रिक स्पिंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, लेकिन एक न्यूक्लियस तो कैसा होता है? छोटा होता है। एंड जो एक न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे बन जाते हैं दो न्यूक्लियस। अनइक्वल साइज के दो न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस, देखिए एक न्यूक्लियस तो बनता है इसकी वॉल के पास में, ये वॉल के पास में बनता है छोटा वाला न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है इसको हम बोलते हैं क्या? जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस। एंड दूसरा जो न्यूक्लियस है इसमें ये बनता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इरेगुलर शेप्ड होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये इसका लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। ये इसका लार्ज न्यूक्लियस है। एंड ये वाला कैसा है? ये छोटा न्यूक्लियस है। ये कैसा होता है? ये स्मॉल होता है। जो स्मॉल न्यूक्लियस है, स्मॉल न्यूक्लियस कहाँ बनता है? इसकी वॉल के पास में बनता है। इसको आपने क्या बोल दिया? जनरेटिव न्यूक्लियस। एंड जो इसका बड़ा वाला न्यूक्लियस है जो कि कैसा होता है? इरेगुलर शेप्ड होता है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसी को हम बोल देते हैं क्या? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस। तो यहाँ बन चुके हैं दो न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस था माइक्रोस्पोर का, उसके अंदर क्या हुआ? अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस। मतलब जो न्यूक्लियस है इसका वो डिवाइड करेगा, दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस को फॉर्म करेगा। एक बनेगा छोटा न्यूक्लियस, एक बनेगा बड़ा न्यूक्लियस। जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो बनता है इसकी वॉल के पास में, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। एंड जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो इसमें अंदर बनता है, और वो कैसा होता है? इरेगुलर शेप्ड होता है। ये जो न्यूक्लियस है इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। ये तो हो गया किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का डिवीजन। अब क्या होगा यहाँ पे? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी कि यहाँ पे क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, जैसे ये रहा साइटोप्लाज्म, अब होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इसे हम बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो देखिए इसमें ये माइक्रोस्पोर, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर चुका है। एक तो बनता है छोटा न्यूक्लियस। छोटा वाला जो न्यूक्लियस है ये तो कहाँ बनता है? वॉल के पास में बनता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। एंड जो इसमें बड़ा वाला न्यूक्लियस बनता है, इरेगुलर शेप जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं क्या? ट्यूब न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, अब इसका होता है डिवीजन, यानी कि क्या होगा यहाँ पे? साइटोकाइनेसिस। पहले हुई है कैरियोकाइनेसिस, अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है ये भी कैसी होती है? अनइक्वल। तो सिंपल सी बात ये है कि पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, उसका भी कैसा होता है? अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस। तो जो न्यूक्लियस है वो बनते हैं अनइक्वल साइज के, एक छोटा न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस। इसके बाद में जो साइटोकाइनेसिस है
जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है ये भी कैसा होता है, यहाँ पे अनइक्वली होता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए देखिए साइटोकाइनेसिस का मतलब सिंपल सा ये है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जैसे मान लीजिए आप कि यहाँ पे अगर हम वॉल का फॉर्मेशन कर दें, जैसे मान लीजिए आप के ये यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह से एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या हो गया, जो साइटोप्लाज्म है एक तरह से ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। ये वाला जो साइटोप्लाज्म, मतलब ये वाला जो न्यूक्लियस था इसके पास में तो ज़्यादा साइटोप्लाज्म आ गया, एंड ये वाला जो न्यूक्लियस था इसके पास में साइटोप्लाज्म क्या आया है, कम आया है। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म है, जैसे ये वाला जो न्यूक्लियस है इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस इस सेल के अंदर प्रेजेंट है। भाई सिंपल सी बात है, ये एक तरह से अब सेल बन चुकी है। सेल के अंदर मेनली क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये एक पूरा कंपार्टमेंट बन गया। अब ये पूरी एक तरह से क्या बन चुकी है, सेल बन चुकी है, क्योंकि ये रहा न्यूक्लियस और ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस था, जनरेटिव न्यूक्लियस जो है जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, ये जो सेल है एक्चुअल में इसे हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। ये तो है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। एंड ये वाला न्यूक्लियस कौन सा था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस। ये वाला न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर है इस सेल को आप क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। मतलब जिस सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। जिस सेल के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल को क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे दो सेल ये बन चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जनरेटिव सेल जो होती है ये यहाँ से डिटैच होना स्टार्ट कर देती है। ये यहाँ से डिटैच होती है, एक्चुअल में ये डिटैच होकर अंदर की तरफ मूव करती है। जनरेटिव सेल यहाँ से डिटैच होना स्टार्ट कर देगी। देखिए ये तो रहा वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, और ये रही पूरी सेल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। जो बड़ी वाली सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब ये जो जनरेटिव सेल थी ये यहाँ से डिटैच होना, अलग होना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअल में ये अंदर की तरफ मूव करती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें क्या होगा, ये अलग हो जाएगी, मतलब केवल एक पॉइंट पे यहाँ पे अटैच रहेगी इस तरह से। ये एक पॉइंट तो इस तरह से आता है जिसमें जो जनरेटिव सेल है ये बाकी एरिया से अलग हो चुकी है। केवल एक जो एरिया है, मतलब एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट की मदद से ये क्या है, यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो ये इसमें ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये जो हमने सेल बनाई है ये चल में ये क्या है, यही है जनरेटिव सेल। ये ध्यान रखना है आपको, ये जो है जनरेटिव सेल। और ये कौन सी है, बड़ी वाली जो मेन सेल है ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो जनरेटिव सेल है, देखिए ये जो सेल थी यही यहाँ से अलग हो रही है एंड अंदर जाती है इसके। तो जो जनरेटिव सेल है ये केवल एक पॉइंट पे अटैच्ड है। अच्छा, इस समय जो जनरेटिव सेल है इसका जो शेप है कैसा होता है, ये स्पिंडल लाइक होता है। तो जनरेटिव सेल जो है यहाँ पे ये होती है कैसे, स्पिंडल शेप्ड। ये बस एक पॉइंट से यहाँ पे कनेक्टेड है। अब देखिए क्या होता है, फाइनली जो ये जनरेटिव सेल है ये चली जाएगी इसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर, मतलब ये यहां से भी डिटैच हो जाएगी। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, ये मेन सेल याद रखना है। ये कौन सी, जो बड़ी वाली सेल है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। एंड इसके अंदर ये तो रहा इसका न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। और ये रहा इसका क्या, साइटोप्लाज्म। ये रहा इसका साइटोप्लाज्म। एंड इसके अंदर कौन आ चुकी है अब, जनरेटिव सेल।
इसके अंदर आ चुकी है जनरेटिव सेल। तो ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल, ये रही जनरेटिव सेल, ठीक है ना। एंड ये रहा इस जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, और इसमें ये बनाते हैं हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म। ये पूरी क्या है, जनरेटिव सेल है ये, और उसके अंदर क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये बड़ी वाली जो सेल है ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। तो इस चीज को नोट कर लेते हैं हम। ये जो हमने सेल बनाई है ये कौन सी है, जनरेटिव सेल। एंड ये कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। इस कंडीशन के लिए एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरेटिव सेल है इस समय इस वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर ये फ्लोट करती है। दिस जनरेटिव सेल नाउ फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल नाउ फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, क्योंकि ये जो जनरेटिव सेल है ये पूरी तरह से इसके अंदर आ चुकी है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई यहाँ पे टोटल कितनी सेल प्रेजेंट है, 2 सेल है। अच्छा, बड़ी सेल कौन सी है, वेजिटेटिव सेल। देखिए ये जो मेन सेल है, जो बड़ी सेल है वो क्या है, वेजिटेटिव सेल है। एंड उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल। सेल विद इन सेल, सेल के अंदर यहाँ पे सेल प्रेजेंट है। जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी सेल है, मेन सेल है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है कौन सी सेल, जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे जो टोटल सेल है वो कितनी है, 2 है। देखो 2 सेल है एंड 2 ही क्या है, न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अच्छा, जो वेजिटेटिव सेल है ये तो रहा किसका, न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का। एंड ये जो इसके अंदर हमने बनाया है ये वाला, ये जो बनाया है ये किसका न्यूक्लियस है, ये है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो 2 सेल हैं एंड 2 ही क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस है। इसको हम बोल देते हैं क्या, बाई सेल्ड स्टेज, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, 2 सेल्ड स्टेज। ये जो कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं बाई सेल्ड स्टेज या 2 सेल्ड स्टेज। यहाँ पे ये बन चुकी है 2 सेल्ड स्टेज। ये है 2 सेल्ड स्टेज, ऐसे क्या बोल सकते हैं, बाई सेल्ड स्टेज। 2 सेल है यहाँ पे, कौन कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल एंड दूसरी कौन सी है, जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है कौन, जनरेटिव सेल। सिंपल सी कहानी है यहाँ तक की। देखिए हुआ क्या इनिशियली, पहले तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर। एंड ये जो भी माइक्रोस्पोर हैं, हर एक माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पोलन ग्रेन में। तो हमने तो एक यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है उसका एग्जाम्पल लेके हम इसको देख रहे हैं। वो जो माइक्रोस्पोर है कैसा है, हैप्लोइड है, क्योंकि वो म्यूसिस से बना है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इसमें होता है डिवीज़न। जब डिवीज़न होता है तो पहले तो डिवाइड करेगा कौन, न्यूक्लियस, यानी कि क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। लेकिन ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये इक्वल नहीं होती है, कैसी होती है, ये अनइक्वल। जिसकी वजह से क्या होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक बनता है छोटा न्यूक्लियस, एक बनता है बड़ा न्यूक्लियस। जो छोटा वाला न्यूक्लियस है बनता है इसकी वॉल के पास में, इसको हम बोलते हैं क्या, जनरेटिव न्यूक्लियस। एंड जो बड़ा न्यूक्लियस है ये होता है लार्ज, मतलब बड़ा न्यूक्लियस जो है वो होता है कैसा, इरेगुलर शेप्ड, लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। ये तो बन गए क्या, 2 न्यूक्लियस बन गए अनइक्वल साइज के ड्यू टू अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पे होती है क्या, साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस है वो भी कैसी होती है, अनइक्वल। मतलब ये है कि एक न्यूक्लियस के पास तो कम साइटोप्लाज्म आएगा एंड दूसरा जो न्यूक्लियस उसके पास में ज़्यादा साइटोप्लाज्म आता है। तो यहाँ पे बन जाती है 2 सेल। तो जिस सेल के पास में कम साइटोप्लाज्म है वो तो कौन सी है, जनरेटिव सेल। या सिंपल सी बात ये है, जिस सेल के अंदर आता है क्या, जनरेटिव न्यूक्लियस, उसी के पास में कम साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम बोल देते हैं क्या, जनरेटिव सेल। एंड जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके पास में साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज़्यादा होता है। या आप ये बोल सकते हैं कि जिस सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव सेल। अब क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है ये यहाँ से अलग होना स्टार्ट कर देती है, मतलब अलग हो गया एक्चुअल में, ये जो वेजिटेटिव सेल है उसी के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है।
तो एक टाइम तो ऐसा आता है जहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट से ये अटैच रहती है। जैसे आप देख सकते हैं एक पॉइंट से बस अटैच्ड है, इसका शेप कैसा हो चुका है, स्पिंडल शेप, एक पॉइंट पर अटैच्ड है। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जनरेटिव सेल है यहाँ से भी डिटैच हो जाएगी, तो पूरी तरह से ये अंदर चली जाएगी इसमें। जब यहाँ पे अटैच थी, इसको हमने क्या बोला, मतलब यहीं पे इसका जो शेप है कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये होती है क्या, डिटैच। यहाँ पे जब डिटैच होती है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ये क्या करती है, फ्रीली मूव करती है, फ्रीली फ्लोट करती है। तो यहाँ पे दो सेल हैं, बड़ी सेल कौन सी है, वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल कौन सी है, जनरेटिव सेल, ठीक है ना। एंड ये कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। एंड जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर में ये न्यूक्लियस बना रखा है, ये कौन सा है, जनरेटिव न्यूक्लियस। देखिए ये आ चुकी है क्या, टू सेल्ड स्टेज। ये सारा जो डेवलपमेंट है आपको ध्यान रखना है कि चल कहाँ पे रहा है, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, एंथर के अंदर। भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे हुआ, एंथर के अंदर हुआ। ये जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर डेवलप हुआ। एंड जो टू सेल्ड स्टेज आती है, ये काम भी कहाँ पे हुआ है, एंथर के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बना लेते हैं एंथर, इससे मान लेते हैं कि ये हमने बनाया एंथर। एंथर के अंदर बन रहे हैं क्या, पोलन ग्रेन, मतलब जो माइक्रोस्पोर है इनका डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बना लेते हैं एक ये, इसके अंदर ये तो रहा क्या, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। एंड ये साइटोप्लाज्म है। एंड इसके अंदर ये सेल रही कौन सी, जनरेटिव सेल। और ये इसके अंदर क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल है उसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये हमने बना दिया, ऐसे ही एक बना लेते हैं यहाँ पे हम। ये तो रहा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एंड ये इसका साइटोप्लाज्म। एंड इसके अंदर जो छोटी वाली सेल प्रेजेंट है, ये कौन सी सेल है, ये है जनरेटिव सेल। और ये रहा इसका जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये टू सेल स्टेज है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये भी रखना है, देखिए हमने यहाँ पे एक्चुअल में फोकस किया है किस पे, सेल के डिवीजन पे, मतलब कि भाई न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ अनइक्वल टाइप का, जो साइटोप्लाज्म उसका भी डिवीजन हुआ अनइक्वल। इसी टाइम पे क्या होता है, जो एक्साइन एंड इंटाइन है इनका भी क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। आपको ध्यान रखना है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो पोलन ग्रेन होता है, भाई यहाँ पे माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन। एंड जो पोलन ग्रेन उसमें क्या मिलती है हमें, एक्साइन एंड इंटाइन मिलती है। तो जब ये टू सेल्ड स्टेज आती है, हमने तो यहाँ पे फोकस किया है डिवीजन के बारे में। इसी टाइम पे क्या होता है कि जो एक्साइन एंड जो इंटाइन है उनका भी फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन है इसमें मान लीजिए मान लेते हैं कि ये तो रही क्या, इंटाइन। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इंटाइन है ये फ्लेक्सिबल होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। एंड कंटिन्यूस होती है, ये पूरे में मिलेगी कंटिन्यूस। एंड इसके बाहर क्या होती है, एक्साइन। जो एक्साइन है, अब देखिए जो एक्साइन होती है एक्चुअल में, एक्साइन कंटिन्यूस नहीं होती है। ये बाहर क्या है, एक्साइन, जो कि बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलिन की। लेकिन जो एक्साइन है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है। एंड जहाँ पे वो एब्सेंट होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं जर्म पोर ना। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। तो अंदर ग्रीन में तुमने क्या बनाई है, इंटाइन। एंड बाहर क्या बनाई है हमने, एक्साइन। जो एक्साइन है इट इज कंपोज ऑफ स्पोरोपोलिन। एंड जो एक्साइन है कुछ जगह पे एब्सेंट होती है, जैसे हमने यहाँ पे इसको नहीं बनाया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह एब्सेंट होगी, कई जगह, दो जगह, तीन जगह, मतलब कई यहाँ पे जो प्लेस ऐसे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज के ऊपर। कई सारे प्लेस यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे क्या होता है, जो एक्साइन है वो एब्सेंट हो। इनको हम बोलते हैं जर्म पोर। मतलब जर्म पोर जो है वो एक भी हो सकता है एंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है एंथर के अंदर। जिस समय ये टू सेल्ड स्टेज में आ जाता है 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, या एक्चुअल में तो ओवर 60% एंजियोस्पर्म आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि 60% से ज़्यादा जो एंजियोस्पर्म है इनके केस में क्या होगा, इस समय अब होगा एंथर का डेहिसेंस।
मतलब जो एंथर है वो कैसा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। एंथर का डेhiscence होगा, जब डेhiscence होगा तो जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से बाहर निकलेंगे, जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। यानी कि क्या होता है, पोलिनेशन होता है। देखिए इसको हम लिख लेते हैं, जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं, 60% एंजियोस्पर्म्स, इनमें क्या होता है, जब पोलन ग्रेन होता है 2 सेल्ड स्टेज का, इस समय इनका होता है क्या, पोलिनेशन। मतलब एंथर का डेhiscence होगा एंड क्या होगा यहाँ पे, पोलिनेशन। एंड पोलिनेशन में क्या होगा, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हम बना रहे हैं क्या, कार्पल, ये, और इसमें सबसे ऊपर क्या होता है यहाँ पे, स्टिग्मा। ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है ना, पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकला, मतलब जो एंथर है इसका क्या हुआ, डेhiscence हुआ। एंड ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टिग्मा पे। तो ये यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन, इसके अंदर ये इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, एंड ये इसका साइटोप्लाज्म, एंड इसके अंदर प्रेजेंट है छोटी वाली सेल, कौन सी है, जनरेटिव सेल, ये ही जनरेटिव सेल। एंड जनरेटिव सेल के अंदर क्या है, इसका न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा ये तो रही इंटाइन, अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, इंटाइन। एंड जो बाहर वाली लेयर है वो कौन सी होती है, एक्साइन। बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी होती है, एक्साइन। ठीक है, और एक्साइन कुछ जगह पे एब्सेंट भी होती है, जैसे यहाँ पे हमने एब्सेंट बनाई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। तो सिंपल सी बात यह कि 60% एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, इस टाइम पे एंथर का डेhiscence होगा, पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, पोलिनेशन। यहाँ पे होता है पोलिनेशन। 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलिनेशन है ये कितने सेल्ड स्टेज में होता है, 2 सेल्ड स्टेज में। भाई यहाँ पे हमने ये जो बनाया है, कितनी सेल है यहाँ पे, 2 सेल्ड स्टेज है। जब 2 सेल होती हैं इसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर, देखिए पोलन ग्रेन यहाँ पे बन चुका है, बट ये है कि इसका जो डेवलपमेंट है थोड़ा सा और होना भी बाकी है। मतलब जो मेल गैमेटोफाइट है पूरी तरह से अभी फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेल गैमेट नहीं बने। भाई मेल गैमेटोफाइट हम प्रॉपरली इसको कब बोलेंगे, जब इसमें क्या बन जाएंगे, मेल गैमेट। अभी तक इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो अभी तक जो एक तरह से मेल गैमेटोफाइट है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो 60% जो एंजियोस्पर्म है इनमें क्या होता है, 2 सेल्ड जो कंडीशन है उसमें होता है पोलिनेशन। जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे आ जाएगा, स्टिग्मा पे। अब देखिए स्टिग्मा पे होता क्या है, जो स्टिग्मा है वहाँ से ये जो पोलन ग्रेन है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे कुछ शुगर भी होती है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, भाई मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, अंदर से प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जैसे मान लीजिए आपके क्या हो रहा है, ये यहाँ पे प्रेशर लगेगा क्योंकि इसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, तो इसे बाहर की तरफ प्रेशर पड़ेगा। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, देखिए जो एक्साइन है, एक्साइन तो काफ़ी हार्ड है, एक्साइन तो काफ़ी हार्ड होती है, रिजिड होती है, उसका तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जो इंटाइन है, इंटाइन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो इंटाइन है, इंटाइन क्या करती है, इस जर्म पोर से, मतलब जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है वहाँ से बाहर आती है एंड क्या बनाती है, ट्यूब बनाती है। तो जो इंटाइन है, इंटाइन क्या करती है, इंटाइन जो है ये इंटाइन एक्चुअल में, इंटाइन यहाँ से इस तरह से बाहर आती है और क्या बनाती है, ट्यूब बनाती है। ये इंटाइन प्रेशर की वजह से इस तरह से बाहर आएगी, इस तरह से क्या बनेगी, ट्यूब बनेगी। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो
देखिए सिंपल सी बात है कि जो पोलन ट्यूब है कब बनती है, जब पोलन ग्रैंड कहाँ पे पहुंच जाता है, स्टिग्मा पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, स्टिग्मा पे। मतलब स्टिग्मा पे पोलन ग्रैंड पहुंच गया। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये नीचे की तरफ ग्रो करेगी। अच्छा, जो ओव्यूल है, ओव्यूल होता है यहाँ पे मेनली इसके बेस पे, या मतलब ये जो ओवरी है एक्चुअल में, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, ओव्यूल। उसी के अंदर होता है क्या, फीमेल गैमेट। तो ये पोलन ट्यूब है, ये नीचे की तरफ मूव करती है कहाँ पे, फीमेल गैमेट की तरफ। ठीक है, हम एक्चुअल में केवल जो पोलन ग्रेन है या जो पोलन ट्यूब है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सारा जो प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है, ये कार्पल के ऊपर हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये जो पोलन ग्रेन है, इसमें ये तो रहा है इसका बड़ा वाला न्यूक्लियस, कौन सा, देखो ये तो रहा है इसका बड़ा वाला न्यूक्लियस, कौन सा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एंड जो इसकी सेल है, मतलब इसके अंदर छोटी वाली जो सेल है वो कौन सी है, जनरेटिव सेल। तो ये रही क्या, जनरेटिव सेल। ठीक है, और ये रहा पूरा इसका साइटोप्लाज्म। ये रहे इंटाइन, ये रहे इंटाइन। एंड ये जो इंटाइन है एक्चुअल में यही बाहर आती है कहाँ से, जर्म पोर से। एंड क्या बनाती है ये, पोलन ट्यूब। एंड यहाँ पे ये क्या है, एक्साइन, विच इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। ये अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ये कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एंड ये क्या है, जनरेटिव सेल। ये जो पोलन ट्यूब यहाँ पे बनी है, इस पोलन ट्यूब के अंदर पहले तो एंटर करता है कौन, ये न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस आएगा आगे। एंड पीछे कौन आती है, जनरेटिव सेल, ये इसको फॉलो करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरह से होगा। ये एक्साइन, ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अंदर पहले कौन आता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये तो आता है इसके टर्मिनल पोजीशन पे, यानी कि इसके एंड पे आ जाता है। मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जो टिप है एक्चुअल में, टिप पे तो कौन आ जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्यूब न्यूक्लियस। ये आ गया इसके एंड पे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। इसके पीछे कौन आती है, जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है ये इसके पीछे आती है, देखो ये रही जनरेटिव सेल, ये पूरी सेल है, ध्यान रखना है। और ये रहा इसका न्यूक्लियस। आगे तो न्यूक्लियस है, कौन सा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। पीछे पूरी सेल है, कौन सी सेल, जनरेटिव सेल। ये क्या है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये है जनरेटिव सेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यह जो जनरेटिव सेल है इसमें होता है माइटोसिस। एंड जब माइटोसिस होगा इसकी वजह से बनेंगे क्या, दो मेल गैमेट। इसमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से क्या बनते हैं, दो मेल गैमेट। यहाँ पे ये देखिए इसमें जो फाइनल स्ट्रक्चर है,
ये एग्जाइन, यहाँ पे टिप पे तो क्या प्रेजेंट है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये यहाँ पे टिप पे तो क्या प्रेजेंट है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। एंड इसके पीछे जो जनरेटिव सेल है, इसमें हुआ माइटोसिस, इससे बनती है दो सेल, दो बनते हैं एक्चुअल में, क्या है यहाँ पे, मेल गैमेट। तो ये दो क्या बन जाएंगे, मेल गैमेट। तो ये यहाँ पे ये बन गए दो मेल गैमेट, ये एंड ये। टू मेल गैमेट्स, क्या बन गए यहाँ पे, दो मेल गैमेट। ठीक है। एंड ये जो मेल गैमेट है, आपको ध्यान रखना है कैसे होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल, ये होते हैं नॉन मोटाइल। भाई इनको तो पोलन ट्यूब आगे लेके जाती है, ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। प्लांट्स के केस में मेल गैमेट का नॉन मोटाइल होना, ये एक तरह से क्या है, एडवांस करेक्टर है। क्योंकि आप देखो जैसे जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब इनको आगे लेके जाती है, तो मेल गैमेट यहाँ पे कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। जो जिम्नोस्पर्म है, ये तो बात हो गई एंजियोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में भी जो हायर जिम्नोस्पर्म है, उनके अंदर जो मेल गैमेट है वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है कि जो लोअर जिम्नोस्पर्म है वहाँ पे तो मेल गैमेट कैसे हैं, मोटाइल हैं। लेकिन जो हायर जिम्नोस्पर्म है वहाँ पे जो मेल गैमेट है वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्लांट के अंदर मेल गैमेट का नॉन मोटाइल होना, ये एक तरह का क्या है, एडवांस कैरेक्टर है। भैया आपको कहाँ मिल रहा है, हायर जिम्नोस्पर्म के अंदर एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो ये मेल गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। अब आप इसमें देखेंगे जो टोटल सेल है वो कितनी बन चुकी हैं, 3 सेल। इसको हम बोल देंगे क्या, 3 सेल्ड स्टेज। ये जो कंडीशन है पूरी, इसमें जो सेल है देखिए कितनी है, ये 3 सेल्ड स्टेज है, 3 सेल इसमें प्रेजेंट है, 3 सेल्ड स्टेज। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये कंप्लीटली डेवलप हो चुका है। देखिए गैमेटोफाइट को हम कंप्लीटली डेवलप्ड कब मानते हैं, जब उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट है ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, क्योंकि इसमें क्या बन चुके हैं, ये 2 मेल गैमेट। ठीक है ना। तो पूरी जो कहानी है ये आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, एक एक जो स्टेप है, लेकिन उसको समझते हो आपको आगे बढ़ना है। शुरू देख लेते हैं। शुरू में क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से एक्चुअल में कहानी शुरू होती है, लेकिन जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसको हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे बनते हैं क्या, 4 माइक्रोस्पोर। एंड जो माइक्रोस्पोर है कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, क्योंकि इससे बनते हैं ये मियोसिस से। माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है डिप्लोइड, लेकिन जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लोइड, क्योंकि ये बनते हैं मियोसिस की वजह से। दूसरी बात, अब जो भी ये माइक्रोस्पोर बने हैं ये डेवलप होंगे किसमें, पोलन ग्रेन में। अच्छा, डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, ये डेवलपमेंट चल रहा है कहाँ पे एक्चुअल में, एंथर के अंदर। भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे हुई है, एंथर के अंदर। एंड इनका जो डेवलपमेंट है ये भी कहाँ पे होता है, एंथर के अंदर। तो पहले तो क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर है, जो हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स हैं, इनका जो न्यूक्लियस है वो करता है डिवाइड। मतलब इनमें क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस। लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस है ये इक्वल नहीं होती। कैसी होती है, ये अनइक्वल। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा, 2 न्यूक्लियस तो बनेंगे, लेकिन एक बनता है कैसा, छोटा न्यूक्लियस, एक बनता है बड़ा न्यूक्लियस। जो छोटा न्यूक्लियस है ये बनता है इसकी वॉल के पास में, उसको हमने क्या बोल दिया, जनरेटिव न्यूक्लियस। एंड जो बड़ा न्यूक्लियस है ये कहाँ बनता है, इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है। एंड यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ये बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है ये कैसा होता है, इरेगुलर शेप्ड। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। छोटा वाला क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस, बड़ा वाला कौन सा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है इसका होता है डिवीजन। मतलब इसमें क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। लेकिन ये भी कैसी होती है, अनइक्वल, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बनेगी छोटी सेल, एक बनेगी बड़ी सेल। छोटी सेल का मतलब है ऐसी सेल जिसके पास में साइटोप्लाज्म कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, छोटी सेल। और ये कौन सी होती है, जनरेटिव सेल। मतलब ये कि जिस सेल के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल को हम क्या बोल रहे हैं, जनरेटिव सेल। एंड जो बड़ी वाली सेल है, मतलब जिसके पास में ज़्यादा साइटोप्लाज्म है,
तो वो सेल जिसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल है, ये यहाँ से डिटैच होना स्टार्ट करती है, मतलब इसके अंदर की तरफ मूव करती है, ये होती है कैसे, स्पिंडल शेप। एंड फाइनली जो जनरेटिव सेल है ये चली जाती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर हमें मिलता है क्या, टू सेल्ड स्टेज या टू सेल्ड कंडीशन, जो कि हमें ये यहाँ पर हमने देखा था, ये क्या है, टू सेल्ड स्टेज है। अब जब ये कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन है यहाँ तक की तो पूरी कहानी जो है सभी एंजियोस्पर्म के अंदर, यहाँ तक की जो कहानी है ये कहाँ पे होती है, एंथर के अंदर। मतलब ये सारा जो डेवलपमेंट है ये कहाँ चल रहा है, एंथर के अंदर। तो ये हमने बना दिया कि भाई एंथर के अंदर काम चल रहा है, एक एक बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो पोलन ग्रेन यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं वो तो हज़ारों लाखों के नंबर में होते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब टू सेल्ड कंडीशन आ चुकी है तो ओवर 60% जो एंजियोस्पर्म है, मतलब 60% से ज़्यादा जो एंजियोस्पर्म है, इनके केस में क्या होगा कि जो एंथर है इसका क्या होगा, डेhiscence होगा। जब एंथर का डेhiscence होगा तो जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से बाहर निकलेंगे, एंड बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, ये पहुँचेंगे कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो ये पहुँच गया स्टिग्मा पे। मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा कि 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलिनेशन है या जो एंथर का डेhiscence है ये किस स्टेज में होता है, तो आप क्या बताएंगे, टू सेल्ड स्टेज में। कौन सी स्टेज है ये, टू सेल्ड स्टेज, जिस समय दो सेल प्रेजेंट है 60% के अंदर, ठीक है ना। आगे की कहानी पे भी देखेंगे। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, अब क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा से मॉइस्चर को, शुगर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा। दो लेयर हैं, एक्साइन एंड एंटाइन। एक्साइन काफ़ी हार्ड है क्योंकि बनी होती है किसकी, ये स्पोरोपोलिन की। तो एक्साइन तो काफ़ी हार्ड रिजिड है, उसका तो कुछ ज़्यादा मतलब उतना मतलब उसका मूवमेंट नहीं होगा, मतलब उसका उतना एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन जो इंटाइन है, इंटाइन क्या करती है, इंटाइन यहाँ पे बना देती है पोलन ट्यूब। मतलब प्रेशर की वजह से जो इंटाइन है ये एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, पोलन ट्यूब, ठीक है ना। कहाँ से बाहर आती है, जर्म पोर से। ये मैंने आपको ध्यान रखना है। पोलन ट्यूब बनाई किसने, इंटाइन ने। पोलन ट्यूब किस रीजन से बाहर आती है, तो कहाँ से बाहर आती है ये बाहर आती है कहाँ से, जर्म पोर से। पोलन ट्यूब जर्म पोर वाले एरिया से तो बाहर आती है, लेकिन पोलन ट्यूब बनी किस चीज़ की है, किसने बनाया है, इंटाइन ने। भाई जो इंटाइन है यही एक्चुअल में बाहर आ चुकी है, इस पतली ट्यूब बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। अब देखिए क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड क्या है, जनरेटिव सेल। अब देखिए सारा काम जो है कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है कहाँ पे, कार्पल पे। तो पहले तो इसमें एंटर करता है कौन, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसके पीछे कौन आती है, जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये तो पहुंच गया कहाँ पे, टिप पे, एंड पीछे कौन आ गई, जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव सेल है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस, जिसकी वजह से क्या बनेंगे, दो मेल गैमेट। तो ये बन गए दो मेल गैमेट जो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल देखो 3 सेल हैं। 3 सेल कौन कौन सी हैं भाई, ये एक तो ये मेन सेल है जिसको हमने क्या बोला था, वेजिटेटिव सेल। ये जो मेन सेल है ये तो कौन सी है, वेजिटेटिव सेल। एंड ये जो मेल गैमेट है ये भी क्या है, सेल है। तो टोटल यहाँ पे कितने सेल प्रेजेंट है, 3 सेल प्रेजेंट। देखो 3 सेल प्रेजेंट है एंड 3 ही यहाँ पे न्यूक्लियस भी हैं। एक तो न्यूक्लियस ये रहा, कौन सा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद में जो मेल गैमेट है इनके पास भी क्या है, अपने न्यूक्लियस है। तो 3 सेल हैं यहाँ पे एंड 3 क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हो गई क्या, 3 सेल्ड स्टेज। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, कुछ डाउट यहाँ पे कुछ लोगों को आ सकता है। देखिए होता है जहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो पोलन ट्यूब बनी हुई है, जैसे पोलन ट्यूब जो बनी हुई है कहाँ पे, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो जो आप डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो मेल गैमेट है ये तो बने हुए मिलेंगे कहाँ पे, आगे की तरफ। एंड ये जो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये कहाँ मिलेगा, पीछे। तो वो सही है, लेकिन वो कंडीशन कब आती है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब जिस समय पोलन ट्यूब बिल्कुल एम्ब्रियो सेक में एंटर करने वाली होती है, उस समय क्या होता है, इनका डिसओरिएंटेशन होता है। मतलब इनका जो ओरिएंटेशन है वो एक तरह से चेंज होता है। जो मेल गैमेट है ये आगे जाते हैं एंड जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये पीछे चला जाता है। एंड वैसे भी जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इसका काम होता है पोलन ट्यूब की लेंथ को मेंटेन करना। मतलब ये है कि पोलन ट्यूब बस एम्ब्रियो सेक तक या जो ओव्यूल है वहाँ तक पहुँच जाए। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, अब क्या होता है, यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाता है। मेल गैमेट तो आगे आ जाएंगे एंड जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पीछे चला जाएगा। एंड उसके बाद में जो न्यूक्लियस है बल्कि दो हो जाता है क्या, डीजनरेट।
इसका काम बस यहीं तक होता है कि पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ तक पहुँच जाए, ओव्यूल तक या एम्ब्रियो सैक तक। तो ये ध्यान रखना, जब वहाँ पे आप डायग्राम देखते हो तो वहाँ पे आपको ये जो मेल गैमेट है ये कहाँ मिलेंगे, आगे, एंड ये कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब वो कब की बात है, जब पोलन ट्यूब बिल्कुल एंटर करने वाली है। मतलब जैसे ये जो मैंने डायग्राम देखा था भाई, जो ओव्यूल है इसमें मान लीजिए कि ये रहा ओव्यूल, ठीक है ना, ये ओव्यूल है। तो अभी इनिशियल में तो क्या है, आगे कौन होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पीछे कौन होंगे, दो मेल गैमेट, ठीक है ना। अभी जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो करती हुई यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, एंड ये यहाँ से फिर एंटर करेगी। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ पे ग्रो करती हुई आ रही है, एंड इस तरह से ये यहाँ पे जब एंटर करने वाली होती है, एक्चुअल में जब ये एंटर करने वाली है उस समय क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो आ जाते हैं आगे, एंड जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाता है, पीछे, क्योंकि उसका काम बस यहीं तक था। अब जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसका कोई काम नहीं है, बल्कि वो तो क्या हो जाएगा, डिजनरेट, एंड ये जो मेल गैमेट है ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमने जो लिखा हुआ है कि भाई 60% जो एंजियोस्पर्म है इनमें क्या होता है, टू सेल्ड वाली जो कंडीशन है इसमें होता है पोलिनेशन, यानी कि जो पोलन ग्रेन है ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसका मतलब बाकी के 40% में क्या होता है, बाकी के जो 40% है उनके अंदर क्या होता है, जो 3 सेल्ड स्टेज है वो आ जाती है एंथर के अंदर ही। मतलब ये है, जैसे ये क्या है, जनरेटिव सेल, जो बाकी के 40% एंजियोस्पर्म हो गए उनके केस में क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेगी यहीं पे, मतलब एंथर के अंदर ही ये डिवाइड करेगी, एंड इससे क्या बन जाएंगे, दो मेल गैमेट। यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो हो जाएगा कैसा, 3 सेल्ड स्टेज का। तो बाकी के जो 40% है उनमें क्या होता है, जो 3 सेल्ड स्टेज है ये एंथर के अंदर ही बन जाती है। अब होगा क्या, पोलिनेशन, मतलब अब एंथर का डेसेंस होगा, एंड जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज में बाहर निकलेगा। बाकी चीज़ फिर वही रहेंगी कि पोलन ट्यूब बनेगी, उसके अंदर फिर इनकी जो भी न्यूक्लियस या जो मेल गैमेट है इनकी एंट्री होगी, बाकी चीज़ें सब सेम है, बस डिफरेंस यही है। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर तो 2 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे डेसेंस होगा, पोलिनेशन होगा, एंड जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुँचता है। बाकी के जो 40% है उनमें जो डेसेंस है वो होता है 3 सेल्ड स्टेज में। 3 सेल्ड स्टेज में जो ये पोलन ग्रेन है ये यहाँ से बाहर निकलता है, इसका क्या होता है, पोलिनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और काफ़ी पूछी जाती है, एंड कुछ लोगों को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। देखिए होता क्या, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि जैसे ये जब हमने बनाया था ये क्या है, 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज जो है इसी को हम बोल देते हैं क्या, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। भाई कंप्लीटली डेवलप कब मानेंगे, जब यहाँ पे बन जाएंगे क्या, मेल गैमेट, जो कि कहाँ बने हैं, यहाँ बने हैं। ये सिंपल सी बात है, गैमेटोफाइट को आप कंप्लीटली डेवलप्ड कब मानते हो, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाए। तो गैमेट का फॉर्मेशन तो यहाँ पे हुआ है, तो जिस समय पोलन ग्रेन में गैमेट नहीं है, यानी कि जिस समय 2 सेल्ड स्टेज है, 2 सेल्ड स्टेज को क्या मानते हैं हम, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। एंड जब 3 सेल्ड स्टेज है इसको हम क्या मानते हैं, कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। तो अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा गया है कि जो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है या जो 2 सेल्ड स्टेज है, 2 सेल्ड स्टेज लाने के लिए कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए इससे क्या करना है आपको, 2 सेल्ड स्टेज के लिए मियोसिस एंड माइटोसिस। देखिए मियोसिस कब होता है, मियोसिस होता है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो एक तो क्या हुआ मियोसिस। अब वो अलग बात है कि एक मियोसिस में बन जाएंगे क्या, 4 माइक्रोस्पोर, लेकिन अगर आपको एक के लिए ही बताना है तो मियोसिस तो आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर है वो किससे बनेंगे, मियोसिस से। उसके बाद हमने आगे का जो डेवलपमेंट है उसको डिस्कस किया है। तो एक तो हो गया मियोसिस, जिसकी वजह से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एक माइक्रोस्पोर को, वो जो एक माइक्रोस्पोर है उसमें आप देखेंगे जो माइटोसिस है वो तो एक ही हुआ है। भाई माइटो, सिंपल सी बात ये भी आप समझ सकते हो, माइक्रोस्पोर क्या है, सिंगल सेल, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 2 सेल। तो एक से क्या बनी है, 2 सेल बनी है, इसका मतलब माइटोसिस कितना हुआ है, एक ही तो हुआ है। तो 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। बट हमने इसको देखा है कैसे कि भाई पहले तो हुआ कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस को मिला के क्या होता है, एक माइटोसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस।
ठीक है ना। तो 1 मियोसिस एंड 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइटोसिस। एक मियोसिस से तो क्या बना, माइक्रोस्पोर बना। जब वो माइक्रोस्पोर बन गया उसके अंदर फिर क्या हुआ, फिर हुआ था उसके अंदर, पहले हुआ था कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या हुआ था साइटोकाइनेसिस, है ना। वो कैसे थे, अनइक्वल टाइप के थे, लेकिन एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस, उससे मिलकर क्या बना, मतलब अब जो एक सेल थी उससे क्या आ चुकी है, 2 सेल्ड स्टेज। या इतना मतलब आप इसको खैर लॉजिकली समझ सकते हो भाई, सिंगल माइक्रोस्पोर क्या एक सेल ही तो है, या कितनी सेल हैं, 2 सेल हैं। एक सेल से 2 सेल बनाने के लिए आपको कितने डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, एक डिवीजन की, मतलब एक माइटोसिस की। तो अगर पूछा जाए कि भाई 2 सेल्ड स्टेज के लिए, तो क्या बोलोगे आप, 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपको बनाना है क्या, 3 सेल्ड स्टेज, मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। कंप्लीटली डेवलप्ड जो मेल गैमेटोफाइट है उसके फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस एंड कितने माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या बताएंगे, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। एक माइटोसिस बस एक्स्ट्रा करना है भाई। 2 सेल्ड जो स्टेज थी यहाँ पे, 2 सेल्ड स्टेज, यहाँ तक हमने काउंट कर ही लिया, एक मियोसिस एक माइटोसिस। अब इसके बाद में क्या हुआ, एक माइटोसिस और हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल, इसमें क्या हुआ है, माइटोसिस। इसी की वजह से 2 सेल्ड से क्या आ गई, 3 सेल्ड स्टेज। तो अगर बात करें कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में, तो 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, मतलब 2 सेल्ड स्टेज पूछा जाए तो 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। अगर पूछा जाए क्या 3 सेल्ड स्टेज यानी कि कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, तो क्या बताएंगे, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। टू सेल्ड स्टेज की अगर बात करें, 2 सेल्ड स्टेज के लिए एक तो मियोसिस, भाई मियोसिस होगा तभी तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, एंड जब माइक्रोस्पोर बनेंगे तभी तो उससे फिर पोलन बनेगा। तो एक तो मियोसिस, जैसे कि क्या बन गया, माइक्रोस्पोर। अब वो जो माइक्रोस्पोर है उसमें क्या हुआ, एक माइटोसिस हुआ है, जिसकी वजह से एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल। तो 1 मियोसिस 1 माइटोसिस, 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। अगर पूछा जाए आपसे क्या, 3 सेल्ड स्टेज यानी कि कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, तो 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। एक तो आपने काउंट किया ही था, एक और काउंट करना है। जो जनरेटिव सेल है उसमें क्या होता है, माइटोसिस, उससे क्या बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट। तो 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए कई सारे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल सा क्वेश्चन हम दें कि 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 100 क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आपसे पूछा जाए कि भाई कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन कितने बनेंगे। तो आप क्या बताएंगे इसमें, जब 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है कितने, 4। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। एंड जो 4 माइक्रोस्पोर, मतलब जितने भी माइक्रोस्पोर है, हर एक जो माइक्रोस्पोर है वो कन्वर्ट होता है किसमें, पोलन ग्रेन में। तो आपको क्या करना है, आपको बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 100 माइक्रोस्पोर का मतलब क्या हो गया, इससे बनेंगे क्या, तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या हो गया, इससे बनेंगे क्या, 400 माइक्रोस्पोर्स। एंड अगर 400 माइक्रोस्पोर्स हैं, 400 माइक्रोस्पोर्स हैं, तो जो 400 माइक्रोस्पोर्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, 400 पोलन ग्रेन में। ये जो 400 माइक्रोस्पोर हैं वो कन्वर्ट होंगे किसमें, 400 पोलन ग्रेन में, है ना। एक तो याद ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि जो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ध्यान से समझना है, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मेल गैमेट बनेंगे, ध्यान रखना है। 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, यही जो कैलकुलेशन है वो करनी है कि 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब 100 तो सॉरी, इससे 400 तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर।
एंड 400 की क्या बन जाएंगे इससे, पोलन ग्रेन। अब देखियो, एक जो पोलन ग्रेन है जब ये कंप्लीटली डेवलप होता है, हर एक जो पोलन ग्रेन है उससे क्या बनते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं। हर एक पोलन ग्रेन में क्या बनते हैं, 2 मेल गैमेट। एंड अगर पोलन ग्रेन कितने हैं, 400 हैं, पोलन ग्रेन कितने हैं 400, तो आपको क्या करना है 400 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 800 मेल गैमेट्स, 800 मेल गैमेट्स, 800 क्या हो जाएंगे मेल गैमेट, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल से 400 तो क्या बनेंगे यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स, 400 माइक्रो, जितने माइक्रोस्पोर उतने ही क्या होंगे पोलन ग्रेन। हर एक जो माइक्रोस्पोर है उससे डेवलप होता है क्या, पोलन ग्रेन। तो 400 माइक्रोस्पोर है तो क्या बन जाएंगे, 400 बन जाएंगे इससे पोलन ग्रेन। एंड हर एक जो पोलन ग्रेन है उसमें मेल गैमेट कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट, 400 क्या है यहाँ पे पोलन ग्रेन है, तो मेल गैमेट कितने हो जाएंगे यहाँ पे 800, ठीक है ना। तो जो मेल गैमेट है इनके बारे में भी आप पता कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा कई बार मान लीजिए क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि 100 तो क्या है आपको बनाने हैं, ऐसे पूछा जाता है कि आपको 100 बनाने हैं क्या पोलन ग्रेन, 100 पोलन ग्रेन के लिए कितनी मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, 100 पोलन ग्रेन के लिए कितनी मियोसिस की रिक्वायरमेंट। 100 पोलन ग्रेन का मतलब क्या है, 100 माइक्रोस्पोर। एंड 100 माइक्रोस्पोर के लिए मियोसिस कितनी चाहिए आपको, सिंपल सा क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है। हर एक जो मियोसिस है उसमें कितना बनता है, इसमें बनता है 4 माइक्रोस्पोर यानी कि 4 पोलन ग्रेन। तो अगर आपको बनाने हैं क्या 100 पोलन ग्रेन यानी कि 100 माइक्रोस्पोर, तो मियोसिस जो है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी 25 की। भी एक मियोसिस में बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। ध्यान रखना है आप, मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल दिया हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल दिया हुआ है एंड आपसे पूछा है माइक्रोस्पोर के बारे में या पोलन ग्रेन के बारे में, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपको दिया हुआ है किसके बारे में, माइक्रोस्पोर के बारे में या पोलन ग्रेन के बारे में दिया हुआ है, एंड पूछा किसके बारे में है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में, तो क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल दी है एंड क्या पूछा है माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, तो आपको पता है हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे बनते हैं क्या 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन पूछे जाए तो 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। एंड जब आपको माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन के बारे में दिया हो एंड आपसे क्या पूछा जा रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में, तो आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ आपको इस तरह से मिल सकते हैं जिसमें आपको मतलब मान लीजिए कुछ इस तरह से ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए कि भाई मान लीजिए आपको बनाने हैं क्या 102 माइक्रोस्पोर बनाने हैं। अब ये आपके साथ टाइम पास करने के लिए किसी ने इस तरह से पूछ दिया, मतलब कि 102 माइक्रोस्पोर बनाने हैं, तो आपको बताना है कि भाई कितने मियोसिस। तो 102 क्या बनाने हैं माइक्रोस्पोर, तो आपसे पूछा गया कि कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। जो डिवीज़न है, डिवीज़न या तो होता है या फिर नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ आधा अधूरा यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 100 अगर यहाँ पे लिखा होता तो 100 के लिए तो क्या हो जाएगा 25 मियोसिस। अब 25 मियोसिस में तो कितने बन पा रहे हैं 100 बन पाएंगे, उसके आगे क्या होगा 26 मियोसिस। जब 26 मियोसिस होगा उससे बनेंगे क्या 104 माइक्रोस्पोर। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आपको क्या देना है, मियोसिस कितना होगा 26। 25.5 नहीं करना है ना। ऐसा नहीं होता कि मतलब जो मियोसिस था वो हुआ और आधा हो गया वहीं पे रुक गया कि चलो 2 बन गए। मियोसिस या तो होगा या तो नहीं होगा, मतलब इनकम्प्लीट नहीं होगा, एक तरह से हाफ नहीं होगा।
जो प्रोसेस है वो तो पूरा ही होना है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये कि आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 101 माइक्रोस्पोर, 102 माइक्रोस्पोर, 103 माइक्रोस्पोर या 104 माइक्रोस्कोप, तो म्यूजिक आपको क्या बताना है? 26, है ना, क्योंकि 25 में तो 100 तक ही बनेंगे। 100 से आपसे ऊपर पूछा जा रहा है, चाहे 101, 102, 103 या 104, तो क्या बताना है? 26। कोई 25.5 वाला ऑप्शन अगर दिया हो तो उसको नहीं लगाना है, कि जो डिवीजन है वो होता है कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाना है? आपको बायोलॉजी को यूज़ करना है। अब देखो ये पूरा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था एंडोशियम से रिलेटेड, ये तो होता है कंप्लीट। इसके बाद में जो एंडोशियम वाला पार्ट है, इसमें अब एक छोटा सा और सेगमेंट है, लास्ट जो सेगमेंट है एंथर का डेhiscence, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डेhiscence ऑफ एंथर। देखिए डेhiscence ऑफ एंथर, हमने जब डिस्कस किया था एंडोथीशियम के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि एंडोथीशियम जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? डेhiscence के लिए। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डेhiscence ऑफ एंथर ये होता है कब? ड्राई सीजन में, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप, हमने देखा था पोलन सैक के बारे में कि भाई ये रहा एक पोलन सैक एंड ये रहा एक पोलन सैक, एक पोलन सैक ये इसमें है एंड एक ये पोलन सैक इसमें है। जो एंथर है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब ये, इसको हमने डिवाइड कर दिया। हर एक लोब के अंदर क्या होते हैं? 2 पोलन सैक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है एक्चुअल में, ये जो पोलन सैक है या जो जिसको हम बोलते हैं एक तरह से थीका के डाइथीकस, ये बीच में यहाँ पे ना ये होता है स्टेराइल टिश्यू। बीच में यहाँ पे क्या होता है? स्टेराइल टिश्यू होता है। ये जो स्टेराइल टिश्यू है एक्चुअल में यही क्या कर रहा है? जो पोलन सैक है इनके बीच में पार्टीशन का काम करता है। ये यहाँ पे क्या होता है? स्टेराइल टिश्यू, जो कि एक तरह से हम बोल सकते हो ये जो पोलन सैक है इनको सेपरेट करता है, या बीच में एक तरह से जो पार्टीशन है, एक तरह से जो डिवीजन है उसका काम करता है। ये होता है स्टेराइल टिश्यू। स्टेराइल टिश्यू। इसके अलावा एंथर की जो बोल लेयर्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंथर की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर तो कौन सी होती है? एपिडर्मिस, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके नीचे होती है क्या? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। इसके नीचे होती है कौन सी? मिडिल लेयर। एंड जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होती है? टेपिटम। जो मिडिल लेयर का काम क्या होता है? इसका काम ये होती है पेरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई। पेरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है, क्या करती है? फूड को स्टोर करती है। एंड हमने डिस्कस किया था इट इज एफीमेरल इन नेचर, मतलब कैसी होती है? शॉर्ट लिविंग। तो इसके पास में होता है एक्चुअल में फूड। वो जो फूड है वो फूड देती है किसको? ये टेपिटम को। फूड आया किसके पास में? टेपिटम के पास में। एंड जो मिडिल लेयर है ये आती है क्या? डीजनरेट। मतलब जो मैच्योर एंथर है उसके अंदर आपको जो मिडिल लेयर है ये देखने को नहीं मिलेगी। अपना जो फूड है वो किसको दे दिया इसने? टेपिटम को। एंड ये क्या हो गई? डीजनरेट। जो टेपिटम है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिटिव लेयर। इसका काम होता है जो डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो अब देखो होता है क्या यहाँ पे? जो न्यूट्रिशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो टेपिटम है ये भी क्या होती है? डीजनरेट। सिंपल सी बात ये, अगर बात की जाए मैच्योर एंथर के बारे में, मैच्योर एंथर, तो मैच्योर एंथर के अंदर तो आपको केवल 2 ही लेयर मिलेंगी। कौन कौन सी? एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, क्योंकि दोनों तो क्या हो जाएंगी? डीजनरेट। ठीक है। अब देखिए होता है क्या, जब ड्राई सीजन होता है तो ड्राई सीजन में क्या होता है? ये जो एंडोथीशियम है, हमने बात की थी कि जो एंडोथीशियम है उसकी जो इनर वॉल होती है वहाँ पे मिलते हैं क्या? फाइब्रस थिकनिंग। अल्फा सेल उसके फाइबर मिलते हैं इनर वॉल पे एंड रेडियल वॉल पे। एंड जो रेडियल वॉल है वहाँ पे तो कैलोस के बैंड भी मिलते हैं, मतलब कैलोस भी होता है वहाँ पे। ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जो यानी कि मतलब कैसे होते हैं? ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है एंडोथीशियम। वाटर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। जिस समय ड्राई सीजन होता है तब क्या होता है? यहाँ पे वाटर का लॉस होता है। जब वाटर का लॉस होगा तो जो एंडोथीशियम है ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। जो आउटर वॉल है वो थिन है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, लेकिन जो इनर वॉल है एंड जो रेडियल वॉल है
उनमें क्या होती है, फाइबरस थिकनिंग होती है। तो यहाँ पे बोल सकते हो प्रॉपर जो कॉन्ट्रेक्शन है वो नहीं होता है, इस वजह से एक तरह की जो टेंशन है वो जनरेट होती है। एंड वो जो टेंशन जनरेट होती है उसी की वजह से क्या होता है, जो एंडोथीशियम है ये ब्रेक हो जाती है। कहाँ से ब्रेक होगी, स्टोमियम वाले रीजन से। सबसे ज़्यादा जो वीक है ये कहाँ पे होती है, स्टोमियम वाले रीजन पे, जिसको हमने बोला था क्या, लाइन ऑफ डेहिसेंस, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लाइन ऑफ डेहिसेंस वाला जो रीजन होता है वहाँ से क्या होती है, जो सेल है मतलब जो एंडोथीशियम है ये ब्रेक हो जाती है। एंड इस तरह से जो एंथर है वो क्या होता है, डेहिसेंस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैच्योर एंथर के अंदर ये दो लेयर मिलती हैं, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर क्या होती है, फाइब्रस थिकनिंग होती है। आउटर वॉल तो थिन है, लेकिन जो इनर वॉल है, इनर वॉल एंड जो रेडियल वॉल है वहाँ पे क्या मिलते हैं, अल्फा सेलोस के फाइबर्स। इसके अलावा जो रेडियल वॉल है वहाँ पे और क्या मिलता है, कैलोस के बैंड। ये जो फाइब्रस थिकनिंग होती है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जिस समय ड्राई सीजन होता है तो वाटर का यहाँ से लॉस होगा। जब वाटर का लॉस होगा तो जो एंडोथीशियम की सेल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। आउटर वॉल थिन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, लेकिन जो इनर वॉल है एंड जो रेडियल वॉल है वहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक तरह की एक टेंशन, एक जो पुलिंग फोर्स है वो जनरेट होता है। एंड उस टेंशन, उस पुलिंग फोर्स की वजह से जो एंडोथीशियम है ये अपने सबसे वीक रीजन से, एंड सबसे वीक रीजन इसका कौन सा होता है, स्टोमियम वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से लाइन ऑफ डेहिसेंस, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। तो वहाँ से ये हो जाती है क्या, ब्रेक। एंड जब ब्रेक हो जाएगी इसका मतलब क्या है, जो एंथर है उसका क्या हो चुका है, डेहिसेंस, एंड जो पोलन ग्रेन है ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब शायद आप भी सोचेंगे भाई चलो ठीक है तो ब्रेक हो गई, इसका क्या होगा। तो इसमें जब प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एपिडर्मिस है ये भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। भाई ये दोनों तो पहले से ही क्या हो चुकी है, डिजनरेट। केवल क्या बचाता है यहाँ पे, ये दोनों बची थी। तो जो एपिडर्मिस है वो तो सिंगल हेड होती है ना। तो इसका जब प्रेशर पड़ेगा, जब ये ब्रेक होगी तो इसके प्रेशर की वजह से ये भी ब्रेक हो जाएगी। एक तो ये, दूसरी बात क्या होती है यहाँ पे, ये जो स्टेराइल टिश्यू है ये आते हैं डीजनरेट। ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। भाई जो स्टेराइल टिश्यू है इन्होंने क्या किया था, जो पोलन सेक है इनको एक तरह से डिवाइड कर रखा था। एक तरह से पोलन सेक को मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट जो बनाए हैं, पोलन सेक को जो डिवाइड किया है दो ग्रुप में, दो कंपार्टमेंट में, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, स्टेराइल टिश्यू, क्योंकि इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। जब एंथर मेच्योर होता है उस समय क्या होता है, जो स्टेराइल टिश्यू है ये क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। मतलब यहाँ की जो सेल है ये क्या हो जाएंगी, डिजनरेट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बीच का जो एक तरह से बीच में यहाँ पे ये जो पार्ट था, ये जो सेल्स थी ये हो गई डिजनरेट। तो अब क्या होगा, ये दोनों जो है ये दोनों पोलन सेक मिल जाएंगे, और इन दोनों के मिलने से बनेगा एक सिंगल पोलन सेक ये, और एक पोलन सेक ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा ये दोनों ही मिल जाएंगे। जो स्टेराइल टिश्यू है इसकी वजह से क्या थे, एक तरह से दो पोलन सेक थे, दोनों अलग अलग पोलन सेक थे। अब ये क्या हो गया, डिजनरेट, ये डिजोल्व हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, ये दोनों मिलकर एक तरह से बन चुका है एक कंपार्टमेंट। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, अब देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दी हुई है। अगर आपसे केवल ये पूछा हुआ है कि एंथर के अंदर कितने पोलन सेक मिलते हैं, कितने पोलन सेक, तो आप बताएंगे क्या, 4 पोलन सेक, 1 2 3 4। लेकिन उसमें लिखा हुआ है मैच्योर एंथर, अगर मैच्योर लिख दिया तो आप बताएंगे क्या, 2 पोलन सेक। कि जो मैच्योर एंथर है वहाँ पे क्या होता है, भाई ये दोनों मिल जाएंगे एक ही बन जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे तो एक ही बन जाएगा। तो कितने का टोटल, 2 हो गए। मैच्योर एंथर अगर लिखा हुआ है तो क्या बताना है, 2 पोलन सेक। एंड केवल बस मैच्योर नहीं लिखा हुआ, केवल पूछा है कि भाई एंथर के अंदर कितने पोलन सेक, तब क्या बताएंगे, 4 पोलन सेक। ठीक है, तो ये होगा इसमें डेहिसेंस के बारे में। एंड याद रखना है कि जो डेहिसेंस है, ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर डेहिसेंस है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। हमने बात की थी कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप मिलता है, वहीं से क्या होता है, डेहिसेंस। तो इस चीज़ को भी याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है, डेहिसेंस ऑफ एंथर जो है इट इज longitudinal in most of the angiosperms। क्योंकि डेहिसेंस है एक्चुअल में इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, बट आपको तो खैर ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो डेहिसेंस है वो कैसा होता है,
लॉन्गिट्यूडल होता है। जो लॉन्गिट्यूडल ग्रूव होता है वहां से एक्चुअल में आप बोल सकते हो जो एंडोथेशियम है वो ब्रेक होती है एंड क्या हो जाएगा, डेhiscence। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है डेhiscence ऑफ एंथर का ही होता है कंप्लीट। तो देखिए जो एंडोशियम वाला पार्ट है, एंडोशियम वाला पूरा जो पार्ट है ये हम देख चुके हैं आज की क्लास में, मतलब जो पूरा पार्ट है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एंडोशियम का स्ट्रक्चर, उसमें हमने देखा था स्टेमन का स्ट्रक्चर। एंडोशियम का जो सिंगल मेंबर है, जो सिंगल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो हमने देखा स्टेमन का स्ट्रक्चर। उसके बाद में जो उसका एंथर है, एंथर का हमें क्या देगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। उसमें हमने डिस्कस किया माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, पोलन सेक के बारे में, माइक्रोस्पोर्ट्स के बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया क्या, एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया डेवलपमेंट ऑफ एंथर, कि किस तरह से एंथर का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। उसके बाद में पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में आज की क्लास में डिस्कस किया क्या, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि किस तरह से जो मेल गैमेटोफाइट है डेवलप होता है, वो चीज़ हमने देखी। एंड लास्ट हमने क्या देखा कि किस तरह से होता है एंथर का डेhiscence। तो एंडोशियम वाला जो पार्ट है ये हो चुका है क्या, कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे गायनोशियम।